नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। ऋषिकेश एम्स में महिला की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से यह दूसरी मौत है। कैंसर के इलाज के लिए इस महिला को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। यूपी के बिजनौर की रहने वाली थी ये महिला, जिसे ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना से ये दूसरी मौत हुई है। ऋषिकेश एम्स में बिजनौर की इस महिला को कैंसर के चलते भर्ती कराया गया था, लेकिन अब कोरोना के चलते इस महिला की मौत हो गई है। कैंसर के इलाज के लिए यह महिला भर्ती हुई थी। यूपी के बिजनौर की रहने वाली बताई जा रही है महिला। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, चंपावत से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। तो चंपावत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को आइसोलेट किया गया है और अब मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है। बड़ी खबर, सभी मरीजों को आइसोलेट किया गया है। 7 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है। चंपावत में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं और अब इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है। सभी मरीजों को आइसोलेट किया गया है। चंपावत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है। वो किन से मिले, किस रास्ते से आए। 7 नए मरीज मिले हैं चंपावत में। सभी मरीजों को आइसोलेट किया गया है और अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है। चंपावत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को आइसोलेट किया गया है और अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपावत में 7, हरिद्वार में 2 नए मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कोरोना का कहर जारी है। वहीं कोरोना सैंपल की 2000 रिपोर्ट अभी वेटिंग में है। क्वारंटीन सेंटर में भी मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड में 162 हो गए हैं कोरोना के मरीज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। रवि, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में। अब 7 चंपावत में मरीज आ गए हैं, 2 और नए पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या माना जाए, अब किस तरह से चिंताएं बढ़ रही हैं प्रशासन की? जी देखिए, जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, 9 मामले अभी सामने आए। हम जब पहले दिखा रहे थे कि तो 9 मामले नहीं थे, लेकिन अभी जो ताज़ा ये अपडेट है कि चंपावत में भी अब 7 मामले आ गए हैं और इसके साथ ही जो है 2 मामले और हरिद्वार में बढ़ गए हैं। तो जो मरीजों का आंकड़ा 162 पहुंच गया है। लगातार इस तरीके से जो संख्या उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है वो बेहद ही लगातार चिंता को भी बढ़ा रही है। इसके साथ ही एक जो ख़ास तौर पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पहले 2 से 250 के करीब जो है वेटिंग में जो सैंपल रहते थे, लेकिन अब 2000 जो है संख्या पहुँच गई है। ये 2000 सैंपल वो हैं जो संदिग्धों के हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को लगता है कि ये कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में 2000 सैंपल की वेटिंग में रिपोर्ट रहना और आने वाले वक्त में इन आंकड़ों में एक बड़ा उछाल दे सकता है। इसके साथ ही एक मौत भी जो है ऋषिकेश में कोरोना से एक और हो गई है। प्रदेश में कोरोना से 2 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में जो है अब और ज़्यादा जो है चिंताएं बढ़ना लाजमी है। तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा इस पर काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है उसको काबू पर नहीं लाया जा रहा है। पहाड़ों में जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी है, तो अपनी दस्तक यानी कि जो शुरुआत हुई पहाड़ों में, वहाँ पर एकदम से जो मामले हैं उनमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। और अब एक जो गौर करने वाली बात और है वो ये है कि पहले तो प्रवासी ही जो है पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अब प्रवासियों के संपर्क में आने वाले कई
कई लोग भी 2 से 3 दिनों के बीच हम देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि संक्रमण हो रहा है। कहीं ना कहीं जो क्वारंटीन नियमों की अनदेखी है उसकी वही एक बड़ी वजह बनती जा रही है कि जो संक्रमण है वो दूसरे व्यक्ति को भी पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो लगातार जो किस तरीके की खबरें आ रही हैं, हमने पौड़ी से एक खबर दिखाई थी जिसमें क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और वहीं पर 3 मौतें अभी तक हो गई हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में अगर बात करें तो क्वारंटीन सेंटर में आत्महत्या भी की गई थी। तो ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, बेहद चिंताजनक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी सारे काम बंद पड़े हुए हैं। किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करने के लिए ना आम जनता की आस है और ना ही प्रशासन को किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करने की आवश्यकता है। इस समय सिर्फ कोरोना से राज्य को बचाना है और उस पर ही पूरा फोकस करना होगा। जी बिल्कुल, तो ये चिंता का विषय है प्रशासन शासन सभी के लिए कि लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड में बात करें तो 162 हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आगे बढ़ते हैं, रुद्रपुर के नगर निगम परिसर में पार्षदों की एंट्री बैन को लेकर पार्षदों ने एमएनए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रुद्रपुर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर रामपाल सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही निगम के एमएनए जय भारत सिंह को हटाने की मांग की है। दरअसल ट्रांजिट कैंप के वार्ड 10 से बीजेपी की पार्षद किरण राठौर किसी काम से नगर निगम पहुंची थी। जैसे ही वो नगर निगम गेट के अंदर दाखिल हो रही थी तो गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने एमएनए के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और बताया गया कि नगर निगम परिसर में पार्षदों की एंट्री बैन है। जिसके बाद पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर हंगामा किया और उसके बाद 40 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। हमने निगम परिसर में धरना भी दिया और उसके बाद एक हमने सामूहिक बैठक करी पार्षदों की और सबने सामूहिक इस्तीफे अपने मेयर साहब को सौंप दिए हैं। उसमें हमने कहा है कि अगर हमारी जो ये मांगे हैं, जैसे जिसमें नगर आयुक्त को तो हटाया नहीं जाएगा तब तक हम नगर निगम में किसी भी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं, उनका कहना एकदम गलत है। क्या किसी ने कहा कि उनको क्या कार्य था? जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे बताया गया कि उनको कोई एक पार्षद हैं, उनको मेयर साहब से मिलना था। उनको बता दिया कि मेयर साहब ऑफिस में नहीं है। आप जानते हैं कि इस समय नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन, राशन वितरण का काम मुख्य रूप से चालू है। विकास कुमार रुद्रपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 40 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, आरोप लगा रहे हैं एमएनए पर, लेकिन अब इसमें क्या अपडेट है? कौशल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल रुद्रपुर के जो 40 पार्षद हैं उनके द्वारा नगर निगम गेट पर हंगामा किया गया था। उनका आरोप था कि लगातार कोरोना जब से शुरू हुआ है उसके बाद लगातार उनको नगर निगम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसको लेकर के पहले उनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया था, लेकिन जब कल ज्यादा ही जो है हद हो गई, एक महिला पार्षद थी उसको जो है नगर निगम गेट के जो है अंदर नहीं जाने दिया था, यानी कि नगर निगम जो परिसर है उसमें उसको प्रवेश करने से रोक दिया गया था पीआरडी जवान द्वारा। तो उसके बाद जो है उसने फोन करके अपने जो और साथी हैं, यानी कि जो अन्य पार्षद हैं, उन लोगों को बुलाया था। उसके बाद में उनके द्वारा भी अपना रोष व्यक्त किया गया था कि लगातार जो है हमको भी जो है उपेक्षा हमारी की जा रही है, हमको जो है निगम के अंदर जाने से रोका जा रहा है। इसको लेकर के जो है फिर मेयर थे वो सामने आए थे। उन्होंने जो है पार्षद और जो है जो कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद थे और मेयर ने जो है समझाने की उनको कोशिश की थी, लेकिन पार्षद और मेयर के बीच जो है तालमेल नहीं बैठ पाया था। इसके बाद जो है 40 पार्षद हैं, 17 इसमें जो है बीजेपी के पार्षद हैं और 14 कांग्रेस के। इसके अलावा जो नॉन निर्दलीय पार्षद है, टोटल जो है रुद्रपुर नगर निगम में 40 पार्षद हैं। 40 के 40 पार्षदों ने जो है अपना इस्तीफा मेयर रामपाल सिंह को सौंप दिया था और कहा था कि या तो जो है एमएनए यानी कि मुख्य नगर अधिकारी हैं उनको हटा दिया जाए या फिर जो है उनका इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाए। तो इनका तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? ये पार्षदों का तालमेल एमएनए के साथ क्यों नहीं बैठ पा रहा है? क्या कोई राजनीतिक कारण है इसके पीछे? इस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी राजनीति हो चुकी है। नगर निगम में जो है जो पार्षद हैं वो मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की जो रुद्रपुर में नगर निगम में जो है मेयर थे और इसके अलावा जो बीजेपी विधायक भी रुद्रपुर के थे, सांसद जो है वो भी बीजेपी के थे, यानी कि सब के सब बीजेपी के थे और पार्षद भी सबसे ज्यादा बीजेपी के थे। प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान की अगर अभी बात करें तो जो है इस समय भी सबसे ज्यादा पार्षद यानी कि 17 पार्षद बीजेपी के हैं, लेकिन मेयर भी बीजेपी के होने के बाद भी आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। पार्षद अक्सर जो है नगर निगम प्रशासन से या फिर मेयर से नाराज नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 40 पार्षदों ने रुद्रपुर में एक साथ इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले सभी लोगों का चेकअप करने के बाद उन्हें प्रशासन ने
होम क्वारंटीन में रहने को कहा है। होम क्वारंटीन का पालन करने के बावजूद भी कई गांवों में प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा ही मामला चमोली से सामने आया है, जहां दशोली विकासखंड के बमियाला गांव में देहरादून से अपने गांव पहुंचे एक परिवार को ग्रामीणों का भारी विरोध देखना पड़ा। बमियाला गांव के ग्रामीणों को जैसे ही देहरादून से गांव में परिवार के पहुंचने की खबर मिली, वैसे ही भारी संख्या में ग्रामीणों ने उनके घर का घेराव कर दिया और परिवार को जूनियर हाई स्कूल बमियाला में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहने का दबाव बनाने लगे। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए डॉक्टर और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत करवाया। कि कल ये देहरादून से 8 बजे चले थे और सुबह 8 बजे ग्राम बमियाला में पहुंच चुके थे और इनका घर गांव के सेंटर में होने के बावजूद ग्राम सभा बमियाला वालों को ये दिक्कत हो रही है कि हमने क्वारंटाइन सेंटर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बमियाला में बनाया हुआ है, जबकि जो बच्चे वहाँ पे हैं उन्हें भी डॉक्टर ने होम क्वारंटीन के लिए लिखा हुआ है। उनका सैंपल डॉक्टर पंखोली 2 बार ले चुके हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद थे और इनका भी इन्होंने सैंपल ले लिया है। सामान्य तापमान बता रहे हैं, लेकिन गांव वाले का डिसीजन ये है कि जिस तरह से वो बच्चे राजकीय प्राथमिक विद्यालय बमियाला में हैं, क्वारंटाइन सेंटर बमियाला में, उसी तरह इन लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। वहीं अल्मोड़ा में भी प्रवासियों को होम क्वारंटीन कराने को लेकर कई गांव में विवाद की स्थिति बनी रही है, जिसको लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बाहर से आ रहे प्रवासियों को क्वारंटीन के नियमों का पालन करने की अपील की है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि बाहर से आए प्रवासियों को अपनी सुरक्षा के साथ समाज की सुरक्षा के लिए 14 दिन तक क्वारंटीन के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही जिन गाँवों में होम क्वारंटीन की दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पंचायत भवन या फिर स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। दूसरा जो है भोजन की व्यवस्था वहाँ के गांव वाले लोग करेंगे और जो आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, बेस में हो रही है। हमारा एचएम जो हमारा होटल मैनेजर वहाँ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, लोधिया में हो रही है और उसके बाद उनको घर को भेजा जा रहा है। और जहाँ पर थोड़े प्रधानों की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग थोड़ी नहीं भी मान रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं गाँव जा कर के। मैं भी उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि 14 दिन आपको रहना है और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रहेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सीएम आवास पर उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक हुई। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, विधायक बद्रीनाथ महेंद्र भट्ट, विधायक गंगोत्री गोपाल सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह समेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड रविनाथ रमन मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के मंदिरों की प्राचीन शैली इसकी विशिष्टता है। इसको बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिरों का प्राचीन स्वरूप बना रहे। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की आज पहली बैठक हुई। बड़ा ऐतिहासिक क्षण था और इस अवसर पर चारधाम यात्रा को लेकर के बोर्ड ने विचार किया और कोविड के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उसमें कैसे यात्रा को हम सुचारू कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर विचार हुआ। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की ओर से कुछ ट्रेन को संचालित करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद हरिद्वार से भी कुछ ट्रेनों का संचालन होगा। इन संचालित होने जा रही ट्रेनों के लिए हरिद्वार में टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग ऑफिस खुलते ही रिजर्वेशन काउंटर पर कई लोग अपना टिकट बुक कराने पहुंचे। हालांकि अभी कुछ ट्रेनें ही रेलवे विभाग की ओर से संचालित होनी है, जहां कुछ ट्रेनों की ही बुकिंग के चलते बुकिंग काउंटर पर पहुंचे लोगों को निराश भी लौटना पड़ा। तो वहीं जिन लोगों के टिकट बुक हो गए हैं वो काफी उत्साहित भी नजर आए। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी पर केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी पर केस दर्ज हुआ है। अनुग्रह नारायण सिंह समेत 13 लोगों पर एफआईआर हुई है। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में यह केस दर्ज किया गया है। उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया था और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर?
जी बिल्कुल, जो प्रयागराज के 4 बार के पूर्व विधायक हैं अनुग्रह नारायण सिंह, पिछले साल उनको उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। वो प्रयागराज में ही रह रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। इधर बीच जब उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर लॉ में कुछ चेंजेस किए थे, उसको लेकर के अनुग्रह नारायण सिंह और कांग्रेस के कुछ लोग गए थे। वो उप श्रमायुक्त का जो दफ्तर है वहां पर लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे। ज्ञापन लेने के लिए जब कोई नहीं मौजूद था तो वहां कुछ नारेबाजी भी की गई थी। उसी मामले में अनुग्रह नारायण सिंह समेत कांग्रेस के 13 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर जो है वो लॉकडाउन का उल्लंघन करने और महामारी एक्ट के तहत दर्ज की गई है। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पर्याप्त सबूत जुटाए जाएंगे, जांच कंप्लीट होगी, उसके बाद गिरफ्तारी की जरूरत अगर पड़ती है तब की जाएगी। जी मोहम्मद मोइन, क्या अनुग्रह नारायण सिंह या कांग्रेस के किसी नेता से इस संबंध में बातचीत हो पाई है? क्या किसी ने कोई सफाई देने की कोशिश की है अभी? जी बिल्कुल, अनुग्रह नारायण सिंह और जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया था। वो सिर्फ उप श्रमायुक्त के दफ्तर गए थे। वहां उनके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं मौजूद था। वो ज्ञापन देने के लिए गए थे, ना कि प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। देहरादून के गुरु रोड पटेल नगर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। इस इलाके में प्रशासन की ओर से जरूरी सामग्री पहुंचाई जाएगी। इलाके के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देहरादून में पहले 11 कंटेनमेंट जोन थे जिन्हें बाद में खोल दिया गया था, लेकिन अब दून में एक नया कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहाँ पर जो दुकानें वगैरह बंद की गई हैं और एक उसका डिसइंफेक्शन करके बाकी एक मंडी का प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है। लेकिन ये जिस एरिया में रहते थे, क्योंकि वहाँ इनके भी और लोगों से भी मिलने की संभावना हो सकती है, तो एक कंटेनमेंट जोन गुरु रोड में आज हमारे यहाँ बनाया गया है। अब देहरादून में इस समय एक एक्टिव कंटेनमेंट जोन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर हकीकत यह है कि देवभूमि में करप्शन की जड़ें काफी गहरी तक जमी हुई हैं। ऐसे एक मामला सहकारी बैंक के एमडी का सामने आया है, जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे होने के बावजूद 3 साल तक सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उत्तराखंड सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर सरकारी बैंक के एमडी दीपक कुमार पर लगे आरोपों के बाद सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल है। सवाल यह है कि जिस अधिकारी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हों, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? दीपक कुमार को फिलहाल सहकारी बैंक के एमडी पद से हटा दिया गया है। 3 साल बीत गए, आज सरकार ने उनको रिवर्ट किया और उसकी वजह यही पाई गई, जो उनके खिलाफ जांचें चल रही थी या जो उन पर आरोप लगे थे वो सही पाए गए। शासन ने उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट कर दिया। लेकिन एक अजीब बात यहाँ पर ये हुई कि उत्तराखंड सरकार जो जीरो टॉलरेंस का करप्शन पर एक हवाला देती है, जो बार बार दावा करती है, बार बार ऐलान करती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, उस सरकार को दीपक कुमार के भ्रष्टाचार के आरोपों को समझने में, दीपक कुमार को परखने में 3 साल लगे। दीपक कुमार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। इसकी जांच चल रही थी, बावजूद इसके वे इतने बड़े पद पर बने रहे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार दीपक कुमार पर क्या आरोप है। जिला सहकारी बैंक चमोली में महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए साल 2013 में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा। डीसीबी उत्तरकाशी में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना में ऋण घोटाले का आरोप। डीसीबी टिहरी में 27 लाख का बीमा प्रीमियम घोटाले का आरोप दीपक कुमार पर लगा। हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ी। बैंकिंग कार्यों में आरबीआई की गाइडलाइन की अनदेखी। पिछले कुछ सालों में आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच का सामना कर रहे हैं दीपक कुमार। कुछ प्रकरण थे, कुछ शिकायतें थे, उस पर जांच चल रही थी और विधिवत जांच किया गया जांच अधिकारी ने, और उसके साथ साथ उनको सुनवाई का अवसर भी हमने पूर्ण रूप से दिया था। फाइनली 2 ऐसे आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुए थे। उसके आधार पर उच्च अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट किया जा रहा है, जो जीएम का पद है। ये तो सिर्फ दीपक कुमार की बात है कि एक और मामला भी जान लीजिए।
करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल पर भी मेहरबानी हुई। 18 मई को उन्हें अचानक बहाल कर दिया गया। पिछली सरकार में उत्तराखंड में छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपया घोटाला हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर एक SIT उसकी जांच कर रही है और उस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को 1.5 साल पहले मौजूदा सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। पिछली 18 मई को अचानक उनकी बहाली के आदेश हो गए और जैसे ही बहाली के आदेश सार्वजनिक हुए तो सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और सरकार की इस मामले में काफ़ी किरकिरी हुई। जैसे ही सरकार की किरकिरी हुई तो उन्हें महज 4 दिन बाद ही सस्पेंड कर दिया गया, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एक SIT जांच जारी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ दिखावा है? दरअसल हकीकत यह है कि इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में भी करप्शन की जड़ें इतनी गहराई तक जमी हुई हैं, जिन तक पहुंचने के लिए बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार का आज का आदेश इस बात को स्वयं साबित कर रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर किस तरह की चोट त्रिवेंद्र सरकार करेगी, क्या उसके मानदंड होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये 2 किस्से जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की टूरिज्म इंडस्ट्री लॉकडाउन की मार झेल रही है। कोरोना महामारी ने टूरिज्म व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है, मगर अब जल्द ही टूरिज्म को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया। लॉकडाउन की वजह से तमाम पर्यटक स्थल वीरान पड़े हैं। ऐसे में इनसे जुड़े लोग मायूस हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हैं। विगत वर्षों में यहाँ पे 10,000 और 20,000 के लगभग यहाँ पे रोज यात्री आते थे और पूरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार पूर्ण रूप से मिलता था, लेकिन इस बार रोजगार न होने के कारण यहाँ पे सारे स्थानीय लोग, व्यापारी, जितने भी मजदूर संघ के लोग थे, सभी परेशान हैं। एक तरफ पर्यटन व्यवसाय चौपट होने से सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं टूरिज्म से जुड़े लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से थोड़ी सी ही सही मगर कुछ राहत जरूर दी गई है। पर्यटन से जुड़े लोग हैं, आपके टैक्सी ड्राइवर्स हैं और बस ऑपरेटर्स हैं, खच्चर वाले हैं और जो हमारे कलाकार लोग हैं, सबको 1-1 हज़ार देने की बात कही है और उसके लिए स्वीकृति हुई है और आगे भी ये बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित रूप में अच्छा काम हुआ है ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद अब पर्यटन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 2 राज्य उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। इनकी स्टडी के बाद यह तय होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर क्या फैसला लिया जाना है। चारधाम एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यटन का, और उसमें जो नुकसान हुआ है उसके लिए अध्ययन के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक कंसल्टेंसी कार्य कर रही है। वो 2 महीने में अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी, लेकिन इंटरिम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके संदर्भ में हमने प्रस्ताव जो है हमारे डिपार्टमेंट के लेवल पर, कैबिनेट के लेवल पर प्रस्तावित किए गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को हुए नुकसान के आकलन के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कंसल्टेंसी भी काम कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट टूरिज्म सेक्रेटरीज को भी लिया गया है। उसमें उत्तराखंड से मैं और मध्य प्रदेश से वहाँ के सचिव, इनको लिया गया है। जल्दी ही जल्द हम लोग उसके संदर्भ में एक गाइडलाइन जारी करेंगे और उसके उपरांत यह पर्यटन व्यवसाय जो है पूर्ण रूप से खुल जाएगा। पर्यटन से उत्तराखंड सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है। यही वजह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रदेश की आर्थिक की रीढ़ कहा जाता है, मगर लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। देहरादून से विनोद कुमार के लिए ABP गंगा की रिपोर्ट। देहरादून में कोरोना काल में भाजपा नेताओं ने मोदी चालीसा बनाई। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत और मसूरी विधायक गणेश जोशी मौजूद रहे। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी, सुबह आपकी।